और PHB ये देखिए लुधियाना से निकाली गई, लुधियाना से निकाली गई प्रजाति है, लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब से, ठीक है। PHB 10। बाजरे की प्रथम संकर किस्म जो है ये आपकी है HB1 1965, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी बाजरे की प्रथम संकर किस्म है, तो वो है आपकी HB1 जो 1965 में टिप 23A क्रॉस जो है बिल 3B के साथ किया गया था, जिसका क्रॉस जो है टिप 23A है ना, क्रॉस जो उसका हुआ था, दिस क्रॉस टिप 23A इंटू बिल 3B, इसके साथ जो क्रॉस हुआ है इसी को हम कह देते हैं आपका जो है HB1 बाजरा, ठीक है। और यही सबसे पहला हाइब्रिड बाजरा भारत का है, ठीक है। टिप 23A मेल स्टेराइल ये भी है, और इसका क्रॉस बिल 3B, ये देखिए दोनों लाइनें हैं, टिप 23A और बिल जो है 3B, ठीक है। ये दोनों लाइनें हैं, इन दोनों का लाइनों का जब क्रॉस कराया गया तो हमारा हाइब्रिड बाजरा HB1 निकल के आया, ठीक है। इसकी प्रजातियों में ज्यादा है नहीं आपकी, केवल आपको याद रखनी है मोती BJ 104, PHB 10, HHB 67 और कावेरी सुपरफास्ट, ठीक है। तो ये आपकी बाजरे की जो है इंपॉर्टेंट किस्में हुई। देखिए उन्नतशील किस्मों में कावेरी सुपरफास्ट है, HHB 67 है, पूषा मोती है, BJ 104 है, PHB 10, ये इसकी जो है उन्नतशील प्रजातियां हैं। इसके बाद बाजरे की प्रथम संकर किस्म HB1 1965 में टिप 23A और बिल 3B के क्रॉस से निकाली गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे, देखिए बाजरा जो होता है प्रोटोगाइनी होता है, यानी कि गायनोसियम पहले पकता है इसमें। अगर हम कहें कि स्टिग्मा पहले आता है ना, और इसमें जो है प्रोटोगाइनी नेचर का होता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो पर्ल मिलेट होता है, पर्ल मिलेट, ये जो होता है प्रोटोगाइनी नेचर का होता है, प्रोटोगाइनी, है ना, कैसा होता है प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी होता है, यानी कि गाइनोसियम जो है पहले पकता है, एंड्रोसियम बाद में पकता है, यानी कि मादा भाग पहले पकता है, नर भाग बाद में पकता है। तो पर्ल मिलेट जो होता है प्रोटोगाइनी होता है। पूषा 323 इंपॉर्टेंट है, और पूषा संपदा, ये सारी प्रजातियां जो है बाजरे की हैं। पूषा 323 और पूषा संपदा, पूषा मोती, BJ 104, PHB 10, HHB, ये सब प्रजातियां किसकी हैं, बाजरे की हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं NPK एज वेल एज SMS, सोरगम की तरीके से ही पूरा है। जितना सोरगम होता है उतना ही जो NPK की मात्रा वो ज्वार के लिए जितनी होती है उतनी बाजरे के लिए होती है, तो दोनों बराबर है, इसमें हमने बता दिया था पहले, क्योंकि बहुत सारा इन दोनों फसलों में सेम है, इसलिए हमने एक साथ कराया है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट अगला इसमें है बाजरे की बुवाई जुलाई के मध्य। देखिए खरीफ ऋतु में जब जाएगा, हमने बता दिया है खरीफ ऋतु में बोया जाता है, गर्म ऋतु का पौधा है, 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, 28 से 32 लिखते हैं, ठीक है। और जो है इसमें पानी कम चाहिए होता है, लगभग 300 से 500 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है, या 400 से 700 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती कर सकते हैं। बुवाई जो है जुलाई से लेकर के अगस्त के मध्य में कर देंगे, क्योंकि खरीफ ऋतु का पौधा है। इसके बाद बीज दर की अगर बात करते हैं तो 4 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछी गई है ना, ये जो है बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, कौन सी बीज दर बाजरे की क्या होती है, ठीक है। लेकिन अगर कहें चारे वाली फसल के लिए 10 से 12 किलोग्राम, और अगर कहें ट्रांसप्लांटिंग के लिए यानी कि पौध रोपण के लिए 2 किलोग्राम के करीबन बाजरा जो है आपका उत्तम रहता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 1-2 बार पूछी गई कि पौध रोपण वाली प्रजाति होती है बाजरे की, उसके लिए कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो पौध रोपण या ट्रांसप्लांटिंग वाले बाजरे की ऐसा होता है। देखिए ट्रांसप्लांटिंग बाजरा होता क्यों है, हम आपको बता दें। ट्रांसप्लांटिंग ऐसा होता है कुछ क्षेत्रों में जो है खेत हमें समय पर पर्याप्त नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नर्सरी डाल देते हैं हम पहले से ही, ठीक है। नर्सरी डाल दी और वो खेत खाली है नहीं, जब वो खेत खाली हुआ तो उसको हमने जो है गोड़ दिया मेन फील्ड में ले जाके, तो वही ट्रांसप्लांटेड बाजरा हो गया, फर्मेंट हो गया, ठीक है।
तो ये ट्रांसप्लांटेड बाजरा हो गया आपका। जो हमने मेन फील्ड में हमारे पास जगह नहीं थी उस समय, तो हमने इसकी पहले नर्सरी डाल ली, 20 दिन की लगभग हो गई, 15 से 20 दिन की। फिर उसको जब खेत खाली हुआ तो उसको हमने ट्रांसप्लांटेड कर दिया। तो 2 किलोग्राम की नर्सरी जो है हमारी 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हो जाएगी। अगर सीधा खेत में बोना है तो 4 से 5 किलोग्राम बीज लग जाएगा। चारे के साथ बोना है चारे के रूप में तो 10 से 12 किलोग्राम बीज लग जाएगा। अगर हमें इसको इंटरक्रॉपिंग में बोना है तो 6 से 7 किलोग्राम बीज लग जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी आनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरक्रॉपिंग लिखी होगी आगे। देखिए बाजरा अनुपात लोबिया का जो अनुपात इंटरक्रॉपिंग में होता है वो होता है 2:1। 2 लाइनें जो है बाजरे की जब बोई जाएंगी तो लोबिया की 1 लाइन बोई जाती है। इसके बाद इंटरक्रॉपिंग की बीज दर बाजरे की जो रहती है वो 6 से 7 किलोग्राम रहती है। कितनी रहती है ये भी हम आपको बताए थे कि 6 से 7 किलोग्राम इंटरक्रॉपिंग की है, 4 से 5 किलोग्राम जो है साधारण बीज दर है। ये सारी याद होनी चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग की बीज दर जो है ट्रांसप्लांटिंग, तो ट्रांसप्लांटिंग वाले बाजरे में बीज दर होनी चाहिए आपकी 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और अगर हम बात करें बाजरे में तो चारे वाले बाजरे की, चारे वाले की 10 से 12 किलोग्राम होनी चाहिए। इसकी देखिए करबी ज्यादा खपाई जाती है जो सूखा बाजरा होता है, ठीक है। अगर अंतरण की बात करें तो 45/15 वही ज्वार वाला अंतरण रहता है। गहराई 3 सेंटीमीटर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी 2-3 बार पूछी गई है, ठीक है। जो पॉइंट पूछे जा रहे हैं उनको हम आपको बता दे रहे हैं कौन इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गहराई बाजरे की पूछी जाती है 3 सेंटीमीटर गहरा इसको हम जो है बोते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ये बाजरे की पौध ट्रांसप्लांट करने की उम्र 20 से 25 दिन होती है। जो एज होती है ट्रांसप्लांट करने की वो कितनी होती है? 20 से 25 दिन ट्रांसप्लांट करने की एज होती है बाजरे को। और बाजरे में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन, देखिए वही एट्राजीन को हम जो है 600 लीटर पानी में घोलकर 1 किलोग्राम को जो है छिड़काव कर देते हैं। तो एट्राजीन से बाजरे को कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एट्राजीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने ज्वार में बताया था उसी तरीके से बाजरा में है, ठीक है। केवल ट्रांसप्लांटिंग का अंतर है कि ट्रांसप्लांटिंग जो है 20 से 25 दिन में की जाती है। अगला देखेंगे। अगला है बाजरे में 15 से 20 दिनों की पौध पर छटाई करनी चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थिनिंग की जाती है। थिनिंग का मतलब होता है, या फिर इसी को कह सकते हैं कि अंतरण नियंत्रित करना, अंतरण नियंत्रित करना, ठीक है। अंतरण नियंत्रित करना ये बाजरे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया होती है। थिनिंग देखिए सरसों में भी की जाती है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाजरा में थिनिंग की जाती कि नहीं की जाती। तो 15 से 20 दिन बाद देख लेते हैं। अगर कोई बहुत घने यानी कि सघन बाजरा बोया गया है, बहुत सघन है, तो स्पेसिंग जो है अंतरण नियंत्रित करते हैं। सघन बोया गया है, अगर बहुत पास बोया गया है तो हम ये देख लेते हैं 15-20 दिन बाद कि जहां पर बेहरा है यानी कि दूर है उसमें सघन वाला उखाड़ के लगा देते हैं। दिस इज नॉन एज थिनिंग, ठीक है। थिनिंग कर देते हैं इसकी। इसके बाद कीटों की रोकथाम, अगर कीटों के विषय में हम देखें, अगर बहुत सघन बाजरा बोया गया है तो उसमें क्या करते हैं हम, बाजरा जो जहाँ पर सघन है ना, पास में बोया गया है, उसको उखाड़ के जो जहाँ पर दूर बोया गया है वहां पर जो है उसको जो है ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यही सघन बाजरा है, ठीक है। 15 से 20 दिनों पर पौध की छटाई करनी चाहिए इसमें, 15 से 20 दिन का जो हो जाए। और उसको उसके साथ साथ छटाई भी कर देनी चाहिए। देख लें कि ज्यादा अगर कल्ले निकल रहे हैं, कल्ले जो निकलते हैं नीचे से ही छोटे के निकलने लगते हैं, तो उनको भी तोड़ देना चाहिए साथ में। केवल एक प्लांट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ज्यादा कल्ले नहीं आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बड़े पे वो फिर निकल ही आते हैं वैसे भी। तो वही थिनिंग होती है, छटाई। इसके बाद बाजरे में प्रमुख रूप से दीमक, तना मक्खी और तना बेधक कीट लगते हैं। वही कीट लगते हैं, इसीलिए इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। दीमक अगर लगता है तो क्लोरपाइरिफास डाल देंगे या फोरेट डाल देंगे, ठीक है। दीमक, तना छेदक और तना बेधक,
वही कीट लगते हैं जो ज्यादातर ज्वार में लगते हैं, वही बाजरे में लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बाजरे में जो है थिनिंग की जाती है, ये एक इम्पोर्टेंट इसकी प्रैक्टिस है। ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाजरे की सीड रेट इम्पोर्टेंट है, बाजरे का ओरिजिन प्लेस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाजरे की हाइब्रिड H1 जो है 1965 में बनी। किस किस का क्रॉस हुआ? टिप्टीज ए एंड बिल 3B का क्रॉस हुआ है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोती प्रजाति इसकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा का सारा बाजरा के विषय में था। आगे देखेंगे इसकी डिजीज के विषय में देखेंगे बोला। तो बाजरे के प्रमुख रोग देखिए, ये इम्पोर्टेंट, इनको हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। देखिए ग्रीन ईयर डिजीज जो होता है, पहले आपको दिखा देते हैं। हरित बाल रोग, ग्रीन ईयर डिजीज, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ कॉर्नलेट। ठीक है, ये देखिए हरित बाली रोग। इसमें होता दरअसल ये है कि बाली देखिए पहले जो है वो हरी थी और उसके बाद में वो जो है पीली होती है और पीली के बाद काली हो जाती है। ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला नामक कवक के कारण होता है। ये देखिए इस तरीके की बाली हो जाती है, पहले हरी होती है, फिर हरी बाली होती है, उसके बाद पीली होती है, लास्ट स्टेज जो है इसमें स्क्लेरोटिया फॉर्मेशन हो जाता है, स्क्लेरोटिया बन जाते हैं, ब्लैक बाली हो जाती है। इस तरीके से ये पीली होती है, पहले हरी के बाद जो पीले रंग के पास्ट्यूल्स हैं इसके, ठीक है, उसके बाद ये पीले रंग के पास्ट्यूल्स जो है ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो हो गई है स्क्लेरोटिया फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला नामक कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर डिजीज होती है, हरित बाल रोग। इट इज आल्सो नोन एज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट। डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं? डाउनी मिल्ड्यू के नाम से, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट, इसी को कहते हैं ग्रीन ईयर डिजीज। ठीक है, हरित बाल रोग को ही पाउडी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट कहा जाता है। यह रोग बीज एवं मिट्टी दोनों से फैलता है, सीड एंड सॉइल दोनों के, सॉइल एंड सीड बार्न है ये रोग। इस रोग के द्वारा पहले पत्तियां पीली बाद में कत्थई हो जाती है ना, पहले पीली हो जाती है बाद में कत्थई हो जाती है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला इसी रोग को कहते हैं। इसी रोग के कारण जो इसका कारक है, देखिए ये थोड़ा इसमें है, इसका कारक है, इसका कारक जो है वो है आपका स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है ना। और इसके नियंत्रण के लिए हम 0.25% इंडोफिलियम 45 का छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ग्रीन ईयर को इट इज आल्सो नोन एज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ जो है पर्ल मिलेट कहते हैं इसको। इसका जो है कारक है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कारक है। पहले पत्तियां जो है पीली होती हैं, बाद में इसकी पत्तियां कत्थई हो जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए 0.25% इंडोफिलियम 45 का प्रयोग करते हैं। तो ये ग्रीन ईयर ऑफ जो है पर्ल मिलेट हो गया। बाजरे का हरित बाली रोग इसी को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट इसी को कहा जाता है। पहले जो है बालियां या पत्तियां जो है पीली होती हैं, बाद में कत्थई हो जाती हैं। और ये इसका जो कारक है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है ना। और इसमें जो है 0.25% इंडोफिलियम 45 का छिड़काव करने से इसका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, अगला रोग देखेंगे अर्गट। नेक्स्ट अर्गट। अर्गट देखिए आपको दिखाते हैं हम, अर्गट ऑफ पर्ल मिलेट। देखिए अर्गट जो होता है इसमें ये देखिए ये स्थिति होती है बेचारे की। ये देखिए गुलाबी कलर का एक चिपचिपा स्राव होता है, जैसे रस निकल रहा। ठीक है, अर्गट क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक जो है कवक के कारण होता है। क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस कवक के कारण होता है अर्गट। ठीक है, इसके कारण होता है क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस कवक के कारण होता है अर्गट। देखिए इसमें ये देखिए आप, इसमें दिख रहा होगा आपको, ये देखिए इस तरीके का स्राव होता है गुलाबी कलर का, है ना। तो ये इस गुलाबी कलर का जो स्राव होता है यही अर्गट है ना। ये जो है
क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस कवक जब इसमें लग जाता है तो इस प्रकार का स्राव होने लगता है बालियों से, ईयर से, और बाद में बाली जो है ऐसी हो जाती है काली। ठीक है, पहले इसने जो है इसको रुलाया और इसके बाद जो है काला कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके का जो बाजरा होता है, इसी को ये जो डिजीज है इसको अर्गट कहते हैं। ठीक है, अर्गट ऑफ पल्ली। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इस रोग का आक्रमण फूल आने के समय होता है, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। इसके आक्रमण से फूलों में गुलाबी रंग का गाढ़ा तथा चिपचिपा शहद जैसा पदार्थ निकलने लगता है, अभी दिखाया था आपको। ठीक है, इसके बाद दाने भूरे से काले स्क्लेरोटिया के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए पहले बताया था हमने कि जो गुलाबी पदार्थ निकल रहा है इसमें से चिपचिपा, और उसके बाद वही पदार्थ जो है काले रंग में चेंज हो जाता है, स्क्लेरोटिया बना देता है। छोटी छोटी आप पकड़ेंगे तो गांठें ऐसी ब्लैक दिखेंगी, तो हो गया बाजरे का अर्गट, जिसे क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाजरे का अर्गट रोग हो गया, क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका नियंत्रण अगर हम करें तो बाली निकलते समय मैंकोजेब 2 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मैंकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्गट से नियंत्रण हो जाएगा। अगर हम कहें कि ग्रीन ईयर डिजीज का नियंत्रण किससे करते हैं, किसके द्वारा करेंगे, तो इंडोफिल 45 के द्वारा करेंगे। अगर हम इसका जो है कंडुआ रोग है ना, ये कंडुआ होता है, स्मट बताया था, तो स्मट जो होता है टालीपासपोरियम पेनिसिलेरी के कारण होता है। इस रोग के कारण दाने में काला चूट, देखिए स्मट में तो यही एक लक्षण ही है, काला चूट, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो बीटावैक्स का 25% छिड़काव करेंगे, या सीड ट्रीटमेंट भी इसके लिए उचित है, बीज उपचार भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हैं, बीज उपचार और बीटावैक्स का छिड़काव भी। बीटावैक्स बीज उपचार के रूप में ही करेंगे। ठीक है, तो टालीपासपोरियम पेनिसिलेरी के कारण जो होता है वो होता है बाजरे का स्मट रोग। ठीक है, और इसमें जो है काला चूर्ण बन जाता है। तीनों आपको याद कर लेने हैं। हरित बाल रोग किसका है, बाजरे का है, इसी को बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। अर्गट रोग किसका है, बाजरे का है, ये जो है क्लेविसिप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कारण होता है। स्मट टालीपासपोरियम पेनिसिलेरी नामक कवक के कारण होता है। ग्रीन ईयर डिजीज जो होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकुला नामक कवक के कारण होता है। ठीक है, गुलाबी जैसा तरल पदार्थ किसमें निकलता है, अर्गट में निकलता है। जो हरी बाली होती है, पहले हरी होती, पीली होती, फिर काली होती है, ग्रीन ईयर डिजीज में स्थिति होती है। स्मट में क्या होता है, जो सीड होता है उसमें ब्लैक स्पोर बन जाते हैं, दिस इज नॉन एज स्मट डिजीज ऑफ जो पर्ल मिलेट होता है, बाजरा। तो ये तीनों रोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप जो है विधिवत पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट अगला है, देखिए अब उपज है इसकी, तो उपज में देखेंगे देसी किस्में 15 से 20 कुंटल, संकर 25 से 30 कुंटल और हरा चारा 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो देसी 15 से 20 कुंटल के करीबन कम होता है, संकर थोड़ा अधिक हो जाता है 25 से 30 कुंटल। और अगर हम बात करें इसमें जो है हरा चारा की, तो हरा चारा 300 से 350, वहाँ 300 से 400 ज्वार में हो जाता है। ठीक है, इतना ही इसमें जो है आपका बाजरा था। ठीक है, तो अब विद्यार्थियों इसके बाद अगली फसल जो आपकी होगी वो होगी सूरजमुखी की। सूरजमुखी और बरसीम 2 फसलें होंगी आपको, वो भी पढ़ा दी जाएंगी। इसके बाद आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो ये दोनों जो फसलें पढ़ाई थी आज, इनका आप PDF निकाल लीजिएगा और इनको जो है जिस तरीके से पढ़ाया है दोनों को जो है 2-3 बार आप रिवाइज कर जाइएगा, तो आपको जो है याद बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपकी बायो की क्लास चलेगी, सभी लोग तैयार।
चलिए भाई, गुड इवनिंग है सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया था कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम में। आज हम उसके आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ लिखा है आपके सामने एक थंबनेल लगा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। लिखा है यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस लिखा है यहाँ पे। आज 5 जून है, ये सभी बच्चों को पता भी है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। और यहाँ पे लिखा है भैया, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम। ये भी एक स्लोगन है, इसको भी आप याद करके चलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है भाई। आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन जरा इसके पहले करिए जरा 25 वाला देखते जरा क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक भाई, देखो हमने कल आपको क्वेश्चन एक बताया था, हमने लास्ट में आपको बताया था, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। यहाँ लिखा है बाइकास्पिड वाल्व या मिक्टर वाल्व स्तनधारी के हृदय में कहाँ स्थित होता है। ये क्वेश्चन ने आपको बताया था, और कल हमने इसके बारे में डिटेल्स बताया भी था कि बाइकास्पिड वाल्व कहाँ होते थे और ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ होते थे। तो आप यहाँ पे देखें जरा कैसे लिखा भाई, बाइकास्पिड वाल्व या मिक्टर वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व बोले या मिक्टर वाल्व बोले भाई, देख लें बिल्कुल हिंदी सेम है, हिंदी बिल्कुल सेम है। तो बाइकास्पिड वाल्व या मिक्टर वाल्व भाई कहाँ पाया जाता है, यह बाएं अलिंद और बाएं निलय में पाया जाता था। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य में यह पाया जाता था, मतलब लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यह पाया जाता था। जैसे अगर आप यहाँ पे चित्र देखेंगे थोड़ा सा, ये चित्र आपका ऐसे दिखता था, ऐसे करके ऐसे आपने देखा था। तो यहीं पर भाई क्या था, ऐसे बनाया जाता था, क्योंकि ये क्या होता था, लेफ्ट आर्टरिया होता था, लेफ्ट आर्टरिया, और ये क्या होता था भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऐसे 3 कस्प वाली ट्राइकस्पिड, इसको भैया क्या बोलते थे, राइट आर्टरिया बोलते थे, इसको बोलते थे राइट वेंट्रिकल, और इसको भैया जो वाल्व होते थे इनको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलते थे ट्राइकस्पिड, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड। और बच्चों इसको बोलेंगे बाइकस्पिड। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे बाइकस्पिड बोला जाता है, बाइकस्पिड बोला जाता है। तो आंसर आपके सामने है भाई, आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर सही होगा, बाएं अलिंद और निलय के मध्य में। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। चलो बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। लिखा बच्चों यहाँ पे इपिनेफ्रिन का स्रावण होता है। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पे लिखा है इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। यहाँ क्वेश्चन लिखा काफी अच्छा। यहाँ लिखा इपिनेफ्रिन जो होता है उसका स्रावण कहाँ से होता है। यहाँ लिखा बच्चों एड्रेनल मेडुला द्वारा तथा हृदय गति बढ़ाता है। तो थोड़ा यहाँ पे देख लें, इसके बारे में थोड़ा नोट कर लें बच्चों। अगर मैं यहाँ पे किडनी लिखूँ, किडनी के बारे में, ठीक भाई, अगर मैं यहाँ किडनी के बारे में लिखूँ थोड़ा, किडनी के बारे में, किडनी को भैया क्या बोलेंगे, वृक्क बोला जाता है। किडनी को क्या बोलेंगे बच्चों, वृक्क बोलेंगे। यहाँ पे देख लें, वृक्क बोलेंगे। बच्चों उसके कितने पार्ट होते हैं, 2। पहला बच्चों जो पार्ट होता है उसे भाई क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। पहला जो भाग होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और दूसरा जो भाग होता है उसे बोलते हैं मेडुला। क्या बोलेंगे, मेडुला। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मेडुला, मेडुला। ये 2 पार्ट होते हैं किडनी के। ठीक है, और अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए आपको, तो किडनी का बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो किडनी के ऊपर ही पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मतलब अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए तो किडनी का स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे कुछ करके होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है इसका। और बच्चों इसी के ऊपर ऐसे करके बच्चों एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। किडनी के ऊपर ऐसे एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, दोनों किडनी के ऊपर, एक किडनी के ऊपर एक और एक किडनी के ऊपर एक। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर, खरगोश के अंदर 2 किडनियां हैं, और दोनों के ऊपर भाई क्या पाया था, एड्रिनल ग्लैंड। और इसी एड्रिनल ग्लैंड के भैया 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां पूछा गया कि इपिनेफ्रिन, जो एपिनेफ्रिन होता है बच्चों, एपिनेफ्रिन, इसी को बच्चों क्या बोलेंगे, इपिनेफ्रिन को इसी को बोलते हैं एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन को भैया क्या बोलेंगे, एड्रेनालिन। क्या बोलेंगे, एड्रेनालिन। क्या बोलेंगे, एड्रेनालिन। बच्चों यही एड्रेनालिन क्या होता है, एपिनेफ्रिन
ये क्या करता है, मेडुला से निकलता है, मेडुला वाले पार्ट से, और ये हृदय गति को बढ़ा देता है, हृदय गति को बढ़ाने का काम करता है। और इसी को भैया बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी मतलब क्या होता है, यह अचानक उत्पन्न होता है, अचानक कोई काम, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, अचानक सांप आ गया तो आप कूद गए, तो कौन सा हार्मोन काम किया, एड्रेनलिन। ठीक भाई, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। उड़ने वाला, डरने वाला, फाइट, फ्राइट, फ्लाइट, तीनों नाम, ये तीनों नाम से जाना जाता है। उड़ने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, ये सारे नाम से जाना जाता है भैया। इमरजेंसी हार्मोन भी इसको बोलते हैं। ठीक भाई, तो ये क्या करता है भैया, हृदय की गति को बढ़ाता है और मेडुला वाले भाग से यह निकलता है, किडनी के मेडुला वाले भाग से यह निकलता है। आप देख ले भाई, एपिनेफ्रिन या उसी को भैया बोलते हैं एड्रेनलिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम होता है एड्रेनलिन बोला जाता है। तो चलें इसको नोट कर ले, फिर आगे चलते भाई, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं भाई। इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं भाई। अगर इतना हो जाए तो बच्चे सभी बच्चे बताएं बराबर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक भाई, चलिए इतना नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो जरा। तो क्वेश्चन बच्चों इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। एड्रिनल मेडुला तथा यह हृदय गति को बढ़ाता है। हृदय गति को बढ़ाता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, यहाँ लिखा है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, कौन ले जाती है। यहाँ लिखा बच्चों फुफ्फुस सिरा, इसे बोलते हैं बच्चों पल्मोनरी वेन, इसे बोलेंगे पल्मोनरी वेन। इसे क्या बोलेंगे भाई, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। इसे बोलेंगे रीनल वेन, रीनल वेन। ठीक है, इसे बोलेंगे हिपैटिक पोर्टल वेन। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल बच के चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त सिरा ले जाती भाई, कल मैंने आपको बताया था कि कौन ऐसा होता था जो ऑक्सीजन युक्त ले जाता था, कौन ऐसा होता था जो ऑक्सीजन रहित ले जाता था। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा, ये ऑक्सीजन युक्त होती है, और ये बच्चों कैसा होगा, ये ऑक्सीजन रहित, ये ऑक्सीजन रहित होती है। मतलब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 की मात्रा ज्यादा, CO2 की मात्रा क्या होगी भाई, ज्यादा। मतलब CO2 की मात्रा अगर ज्यादा होगा तो रक्त बच्चों कैसा होगा, अशुद्ध। रक्त कैसा होगा भाई, अशुद्ध होगा, रक्त अशुद्ध होता है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस वाले में यहाँ पे O2 की मात्रा ज्यादा, O2 क्या होता है बच्चों, ज्यादा। और अगर O2 ज्यादा तो बच्चों रक्त कैसा होगा, रक्त यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, रक्त यहाँ पर शुद्ध हो जाता है। तो दोनों ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिया, छाप ले भाई। तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। फुफ्फुस सिरा या उसे बोलेंगे पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या करता था बच्चों, फेफड़े से रक्त को हृदय में ले आने का काम करता है। ठीक है भाई, चलिए भाई समझ में आ गई इतनी बातें। चलो आगे चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट। देखिए बच्चों, पुरकेंजे तंतु विशिष्ट प्रकार के हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि पुरकेंजे तंतु क्या होता है।